Hello dear students. In this class, we will discuss about software engineering principles. हम ये जानते हैं कि अगर हम प्रूवन टेम्पलेट या कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यही सिद्धांत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी अप्लाई होता है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको समझ लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा कॉम्प्लेक्सिटी तब होती है जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एक सीरियल शेड्यूल की बात करें तो एक बार में एक टास्क किया जा सकता है और बहुत आसानी से वो हो जाता है। लेकिन जब आपको मल्टीपल टास्क दे दिए जाएं, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हो कि एक काम छोड़ दो या उसको बीच में रोक दो, फिर दूसरा काम कर लो, तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो वहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स क्रिएट करने होते हैं या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होते हैं। सो अगर प्रोग्राम की बात करें तो एक प्रोग्राम की बात करें, आप 10 लाइन का कोड लिखना चाहें आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट मॉड्यूल बनाना हो जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम कंट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको मैनेजमेंट करना होगा और कुछ स्ट्रैटेजीज लगानी होगी। और यही स्ट्रैटेजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में दो प्रकार की सजेस्ट की गई हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। द फर्स्ट वन इज abstraction and the second one is decomposition. Abstraction and decomposition, these are the two strategies to solve program complexity, to handle program complexity. So अगर सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली टाइम और स्पेस दो पैरामीटर्स पर जज की जाती है। अब ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा एक सॉल्यूशन है कि हम प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। सो एब्स्ट्रैक्शन के लिए मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए कि मान लीजिए एक कॉलेज है और उस कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी और एक दूसरा डिपार्टमेंट है अकाउंट्स। इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो एडमिन होगा उनको बेसिकली उनके कॉन्टेक्स्ट की चीजें ही दिखनी चाहिए उनके पैनल पर। सो लाइब्रेरी वाले को सिर्फ लाइब्रेरी से रिलेटेड स्टफ्स दिखने चाहिए और अकाउंट्स वाले को अकाउंट्स से रिलेटेड जानकारियां दिखनी चाहिए कि स्टूडेंट ने कितनी फीस सबमिट की है या अभी टोटल फीस कितनी रिसीव हुई है। जो भी उसके अकाउंट से रिलेटेड उनकी प्रोग्रेसेस हैं वो सभी अकाउंट्स में उनको दिखनी चाहिए। क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अकाउंट वाले को लाइब्रेरी से कितनी स्टूडेंट ने बुक ली है उसकी जानकारियां भी दिखेंगी, या लाइब्रेरी वाले को फीस का स्टेटस दिखना चाहिए? सो आप बात समझिएगा, ये मैं जो बात कर रहा हूं वो है कॉन्टेक्स्ट की। ये दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं और इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपस में कोई जानकारियां दिखने जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं होना चाहिए, है ना। सो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न बेसिकली जो मैं वो बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे लाइब्रेरी का सेपरेशन ऑफ कंसर्न है एंड अकाउंट्स का सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, सो आपको बात कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन का फोकस किस चीज पे। सो बेसिकली अगर मैं कुछ सर्टेन यूजर्स की बात करूं, दीज आर द एक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। इन्हें इनकी स्पेसिफिक कॉन्टेक्चुअल जानकारियां मिलनी चाहिए और हम सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन करते भी हैं। आपने देखा होगा एडमिन पैनल आपने सुना होगा, यूजर पैनल आपने सुना होगा, एसोसिएट पैनल आपने सुना होगा, क्लाइंट पैनल आपने सुना होगा। सो बेसिकली हम इस टाइप का मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं जिसमें जिस टाइप का यूजर होगा उस टाइप का डेटा उसको दिखेगा। सो सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब एब्स्ट्रैक्शन में कितने कॉन्टेक्स्ट बनेंगे एक पर्टिकुलर लेवल पर, तो आप ऐसे समझिएगा इसको। एक मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, तो इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में छोटे छोटे कुछ और कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं और उनके अंदर भी मिनिएचर लेवल पर कुछ और कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। अगर इस चीज का एक लाइव एग्जांपल मैं दूं तो गूगल मैप्स को आप कंसीडर कीजिएगा, जिसमें जनरली हमें अर्थ दिख रही होती है। जैसे आप जूम इन करते हैं
तो बेसिकली आपको कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, उनके अंदर के स्टेट्स और सिटीज दिखना शुरू हो जाती है एज यू जूम इन, कास्केडेड वे में अगर अपन करें तो ये हमें जैसे जैसे जूम इन करते जाएंगे वैसे वैसे ये दिखता जाए। सो जब आप जूम आउट करें, मैक्सिमम जूम आउट करें, तो हमें कौन सा पर्टिकुलर कंटेनर दिख रहा होगा? ये कंटेनर दिख रहा होगा। उसके अंदर अगर अपन ने लेवल 1 जूम इन किया तो फिर अब हमें ये 2 कंटेनर दिखने लगे होंगे। फिर मैंने जूम इन किया तो ये उसके अंदर का कंटेनर मुझे दिखने लगेगा। सो आप बात समझिएगा। सो जैसे जैसे आप डिटेल करते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते चले जाते हैं, तो मिनिएचर लेवल तक पहुंचते हैं, जिसमें हम वो सारी चीजें भी देख पाते हैं जो एब्स्ट्रैक्शन के किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के किसी सेक्शन के किसी पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्शन का जनरल आइडिया आपको क्लियर है। सो द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन implies that a problem can be simplified by omitting irrelevant details. सबसे पहले तो हम एक सिंप्लीफाइड वे में उसको विजुलाइज करते हैं। In other words, the main purpose of abstraction is to consider only those aspects of the problem that are relevant to the certain purpose. किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखे गए होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाए गए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 2 व्यू देख रहे हैं, लाइब्रेरियन और अकाउंटेंट, ये दोनों व्यू स्पेसिफिकली डिफाइन किए गए हैं स्पेसिफिक एक्टर्स के लिए। वंस द सिंपलर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये हमारा एक सिंपलर प्रॉब्लम है जिसको हमने जनरलाइज्ड वे में विजुलाइज किया था। जब ये पर्टिकुलर पार्ट एक्सप्लोर हो जाएगा तब हम इसके अंदर जाएंगे और हमें 2 मॉड्यूल यहां पे दिख रहे हैं, 1 और ये 2। सो एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखा कि एक ब्रॉडर बाउंड्री है जो कि प्रॉब्लम का जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट कर रही है, प्रॉब्लम का जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव। सो आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि 5 असाइनमेंट है एक साथ करने हैं तो आप कर सकते हैं क्या? यू हैव टू डिवाइड इट एंड अगेन जो भी असाइनमेंट पहला होगा वो आप करेंगे, देन सिक्वेंशियली यू विल टेक दोज असाइनमेंट। सो लाइकवाइज व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है और उसके बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे डिटेलिंग होती है उसके साथ, तो हम उसको पहले जनरलाइज्ड देखते हैं, हम उसका जनरल एस्पेक्ट सॉल्व करते हैं एंड देन स्पेसिफिकली जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल मॉड्यूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। फर्दर अगर इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं तो वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। कहीं पे 2 पार्ट्स होंगे, कहीं पे 1 पार्ट है, कहीं पे 5 पार्ट होंगे। लाइकवाइज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और उनके अंदर सक्सेसिवली उनके फर्दर टास्क हैं जो अकम्प्लिश होने चाहिए। ठीक है, सो प्रॉब्लम जनरलाइज पर्सपेक्टिव, देन मॉड्यूलर पर्सपेक्टिव, देन टास्क स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव। आप समझ रहे होंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी डू, वी जनरलाइज इट एंड देन वी एक्सप्लोर फर्दर। So abstraction is a powerful way of reducing the complexity of the problem. प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपको एक पूरा बंडल दे दिया जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन इस तरह से अगर आपने सॉल्व किया उसे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। After abstraction, another concept is decomposition. अगर डिकम्पोजिशन को जनरल टर्मिनोलॉजी में समझाया जाए तो आप ये समझिएगा, जो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस हर पार्ट को आप सक्सेसिवली कुछ सक्सेसिव पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा ये डिवीजन कैसा होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे ये P1 हो गया, ये P2, ये P3 एंड ये P4, और उसके अंदर सक्सेसिवली T1, T2, T3, T4, T5, इसके लिए अपन R1, R2, R3, R4
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, S1, S2, S3, S4। एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया P1 से लेके P4 तक, फिर उनके सक्सेसिव पार्ट्स को सक्सेसिव डिवीजन किया, और इस तरह से हमारे पास एक ग्रिड बेस्ड अप्रोच में आइडेंटिफाइड मॉड्यूल एंड सब पार्ट्स हैं। और ये बहुत आसान हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान कर देता है चीज़ों को, क्योंकि हम इसमें हर पर्टिकुलर सेक्शन और सब सेक्शंस को स्पेसिफिकली डील कर रहे होते हैं। एक एक मॉड्यूल को, एक एक पार्ट को एक बार डील करेंगे, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन बहुत आसान मिलता है। अब ये डिवीजन के लिए जो बाउंड्री मैंने क्लिक करी है, बाउंड्री खींची है, इन बाउंड्रीज को खींचने का तरीका मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इट शुड बी कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा कि रेलवे जो ट्रेन होती है, उस ट्रेन में हमने बॉगीज डिफाइन की हुई है, और बॉगीज कंप्लीट और इंडिपेंडेंट होती है। एक बॉगी अपने अंदर वो सारे फीचर कंटेन कर रही होती है, उसमें बर्थ होंगी, उसमें लाइट्स के प्रोविजन होंगे, उसमें फैंस होंगे, और सारे वॉशरूम, एवरीथिंग इज अटैच्ड विद दैट एज अ सिंगल एंटिटी, सिंगल मॉड्यूल। और इंडिपेंडेंट के बारे में अगर बात करें तो इसके पास खुद के व्हील्स भी हैं, इट कैन नेविगेट बाय जस्ट पुशिंग एट लीस्ट, राइट? सो another thing that particular boggy will contain, that it could be attached and detached also. So when I explain decomposition, I take that example frequently because it is the finest example to understand that concept. Attach and detach, because we have made that module complete and independent. I hope you are getting the idea now. So it is another way of reducing the complexity of program. So program complexity is can be reduced by decomposition. So in this technique, a complex problem is divided into several problems, and then smaller problems are solved one by one. So एक टीम है जो P1 को हैंडल कर रही है, उसका डिवीजन टास्क बेस्ड कैसे होगा, T1 T2 से लेके T5 तक होगा। I hope you are getting it. So any random decomposition of a problem into smaller part will not help here. Now we want to explain that if we divide things which are exactly a one unit, आप देखिएगा ये जो डॉटेड बाउंड्री है, इससे मैंने एक यूनिट, एग्जैक्टली वो एक यूनिट था, लेकिन इसका डिवीजन मैंने यहां पर कर दिया, जो कि प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, तो इट विल make you in problem state. So always make it complete. We know that in a boggy we have 72 berth provisionally. For the sleeper coach, I'm taking that example. So we cannot cut that particular boggy in between of that. It should be complete bunch of those 72 berths, right? So the problem has to be decomposed such that each component of the decomposed problem can be solved independently, and then the solution of the different component can be combined to get the full solution. So मान लीजिए P1 को हम कंसीडर करते हैं, और P1 के लिए एक टीम है जिसमें 10 people are responsible to handle that P1. सो जनरल डिस्क्रिमिनेशन अगर देखें P1 को हैंडल करने का, सो इसमें पर टास्क वी आर हैविंग 2 people. सो दे विल डेवलप देयर ओन मॉड्यूल्स। वो अपना कोड पूरा रेडी कर रहे होंगे, और एक फाइनल P1 को बनाने के लिए उनके बने हुए जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो कि कंप्लीट और इंडिपेंडेंट वे पर हमने डिवाइड किए थे, और वो बनके तैयार हैं, अब उन्हें मर्ज कर देंगे और P1 हमारा रेडी हो जाएगा। So this is the concept of decomposition, where we divide the things into parts and then tackle every task specifically, every module specifically. A good decomposition of a problem should minimize interaction among various components. आप सभी ने कंसेप्ट सुना होगा, कपलिंग एंड कोहेशन।
सो इंटरनली कोहेशन शुड बी हाई, कपलिंग शुड बी लेस, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए हम यहां पर कोशिश करते हैं कि जो इंटरेक्शंस होंगे, जैसे मैं बॉगीज की बात करूं तो बॉगीज आपस में इसी पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, और कोई पर्टिकुलर वायरिंग और कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं होता है इनको आपस में बॉगीज को कनेक्ट करने का। ये इंटर कनेक्शन एरियाज हैं जहां पर ये कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंटरफेसिंग शुड बी मिनिमल, मींस हमें इस तरह से डिजाइन ऑप्टिमाइज करना है कि जो भी कंपोनेंट बनेगा वो कंप्लीट और इंडिपेंडेंट होगा और इजी इंटरफेसिंग का प्रोविजन उसमें होगा।